Okay, welcome to the third lecture of Physics 12th Standard. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में वी डिस्कस्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स. ओके, सो आज इस थर्ड लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आज प्रोबेबली इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स we can go for the topics related to rotation motion. Okay, तो सर्कुलर मोशन में एक नेक्स्ट टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ. इस टॉपिक का नाम है द वेल ऑफ डेथ. ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है, वेल ऑफ डेथ. वेल ऑफ डेथ क्या होता है? वेल ऑफ डेथ एक्चुअली एक स्टंट है. इट इज़ परफॉर्म्ड इन द सर्कस एंड ऑल. आपने वेल ऑफ डेथ देखा होगा. वेल ऑफ डेथ में क्या होता है कि एक खाली कुआं रहता है. यू कैन से वेल लाइक दिस. उस खाली कुएं के अंदर कोई पर्सन मोटरसाइकिल पे स्टंट परफॉर्म करता है. मोटरसाइकिल यहाँ फोर व्हीलर भी ले सकते हैं. तो यूजुअली लेट्स से यहाँ पे मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट बना रहा हूँ. ठीक है, ऐसे कुछ मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं जो कंटिन्यूसली इस वेल के इनर वॉल के ऊपर सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग अ बाइक. तो यू माइट हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्टंट. इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इन द सर्कस एंड अदर टाइप ऑफ गैदरिंग्स. कभी मेले वगैरह में भी ये परफॉर्म किया जाता है. इसे बोलते हैं वेल ऑफ डेथ. फिर भी आपके विजुअलाइजेशन के लिए मैं एक डायग्राम और दे रहा हूँ. लुक एट दिस डायग्राम नाउ. हाँ, ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए. इट्स अ केस ऑफ वेल ऑफ डेथ. इसमें देखिए कार्स इस अंदर एक कुएं में चलाई जा रही है. काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन एक्चुअली इट इज़ एन ईजी थिंग टू डू. अगर किसी बंदे को सर्कुलर मोशन का नॉलेज है तो समझना काफ़ी ईजी है कि कैसे हो रहा है. ओके, सो आई होप विजुअलाइजेशन आ गया कि कैसे होता है. आज हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें ये पर्सन स्टंट कैसे परफॉर्म करता है एंड व्हाट इज़ द मिनिमम सेफ स्पीड फॉर दिस पर्सन so that it can revolve in the circular path. Okay, so let's start with the derivation now. Okay, so इस डायग्राम पे फिर से आ जाते हैं. सपोज ये जो पर्सन व्हीकल पर स्टंट परफॉर्म कर रहा है, सपोज द मास ऑफ द व्हीकल एंड पर्सन कंबाइंडली इज m. इसका मास m है, तो इसका डाउनवर्ड फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो होगा mg. अब क्या होगा, क्योंकि ये वॉल के कांटेक्ट में है, सिंस इट इज इन कांटेक्ट विद द वॉल, द वॉल विल गिव नॉर्मल रिएक्शन. ये देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा. ओके, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कैसे आ रहा है? इट्स सिंपल है. लेट्स से दिस इज वॉल. ओके, और ये बाइक का टायर है. सो ऑब्वियसली टायर एंड द वॉल आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, सो द नॉर्मल रिएक्शन दैट दे विल एग्जिट ऑन ईच अदर, नॉर्मल रिएक्शन टायर के ऊपर ऐसे एक्ट होगा. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द कॉन्टेक्ट सर्फेस. इट हैज टू बी 90 डिग्री ओवर हियर. ओके, सो आई होप डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है. नेक्स्ट, क्योंकि ये व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, एन नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि एम जी फोर्स को डाउनवर्ड पुल कर रहा है, तो एम जी को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द एम जी फ्रॉम स्लिपिंग डाउन, फ्रिक्शन भी एक्ट होगा टायर्स के ऊपर. फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से एक्ट होगा. इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन अपवर्ड. ओके, फ्रिक्शन विल बी अलॉन्ग द वॉल एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर ऑन द वॉल. फ्रिक्शन में लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो रहता है वो होती है म्यू एस एन. म्यू एस एन इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्रिक्शन, इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू दैट फ्रिक्शन कैन टेक. ओके, अब इस सिचुएशन में क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं मैथमेटिकल स्टेप्स लिखूँ तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एन है, नॉर्मल रिएक्शन एन, दिस एन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन. Yes, definitely this n will provide the necessary centripetal force for circular motion. तो suppose ये जो बाइकर है, इसका जो बाइक के साथ मास है वो m है. It is running with a v velocity, let's say v स्पीड से रन कर रहा है, and the radius of this circular track is r. तो ये जो centripetal force है, it is provided by n. तो आप पहला इक्वेशन लिख सकते हो that n equals to mv square by r. नेक्स्ट, अब ये व्हीकल अगर सेफ है, व्हीकल नीचे नहीं गिर रहा है. व्हीकल कब नीचे नहीं गिरेगा?
जब mg छोटा होगा f max से, ओके, द बाइकर विल बी सेफ इफ, यहाँ पे दो फोर्स है, एक mg है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सोचो। अगर mg ज़्यादा होगा तो ये नीचे गिर जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर सर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये बाइकर ऊपर जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है mg से तो भी क्या होगा कि फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके mg के इक्वल बना देगा। फ्रिक्शन का काम इस बाइक को ऊपर लेके जाना नहीं है, फ्रिक्शन का काम है इस बाइक को रोक के रखना। तो क्या होगा, इवन दो इफ फ्रिक्शन इज मोर देन mg, फ्रिक्शन अपने आप को mg के इक्वल बना देगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली। सपोज mg इज 100 न्यूटन, ओके, एंड द फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 150 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 150 न्यूटन है, इसका मतलब है फ्रिक्शन कैन गो अप टू 150। लेकिन यहाँ पे mg 100 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन अपने आप को 150 पे नहीं रखेगा, फ्रिक्शन अपने आप को 100 पे लाएगा। फ्रिक्शन विल बी 100 देन, ओके। सो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, that mg should be less than f max, remember under this condition the vehicle will be safe। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। mg greater than f max को आप लिखो म्यू एस एन, ये आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होती है। अब इसमें n कितना है, n की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। n की वैल्यू आप डालो mv²/r, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या एक्चुअली फाइंड किया है। तो mm gets cancel, pass the mu s and r on the other side, you will get gr divided by mu s less than or equal to v²। थोड़ा सॉल्व करो तो आपको रूट लेने पे आ जाएगा v greater than or equal to रूट ऑफ rg by mu s, ये वैल्यू आएगी, ओके। सो कंडीशन क्या आ रही है फाइनली, कंडीशन ये आ रही है कि अगर आप चाहते हो कि बाइक सेफ रहे, बाइकर शुड नॉट फॉल, तो वेलोसिटी v शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू रूट ऑफ rg by mu s। इसका मतलब है द मिनिमम स्पीड दैट दिस बाइकर हैज टू कीप इनसाइड दिस वेल, इट इज रूट ऑफ rg by mu s। ये मिनिमम स्पीड है जो इस बाइकर को रखनी पड़ेगी, ओके। ये इट्स अ मिनिमम स्पीड दैट बाइकर हैज टू कीप। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है। द व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इनसाइड द वेल, नॉर्मल रिएक्शन वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एफ मैक्स ग्रेटर देन mg होना चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ दिस व्हीकल, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली जब आप रोड पे गाड़ी भगाते हैं, बहुत सारे बॉयज़ को आदत होती है रोड पे गाड़ी भगाने की। जब आप गाड़ी रोड पे भगाते हो, सो आपने देखा होगा कि आपको एक बाइक ज़्यादा स्पीड रखने पे एक्सीडेंट का चांस होता है, लेकिन वेल ऑफ डेथ में क्या होता है, वेल ऑफ डेथ में स्पीड कम करने पे एक्सीडेंट का चांस होता है। यहाँ पे जितना स्पीड ये ज़्यादा रखा जाएगा तो उतना सेफ रहता है। क्यों ऐसा है, इमेजिन करो कि अगर इस व्हीकल ने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया, स्पीड बढ़ाने पे सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड वो बढ़ेगा, ओके। एज यू इंक्रीज v, द mv²/r टर्म विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि उसमें v प्रेजेंट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे n इंक्रीज होगा, क्योंकि n इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, इट इज़ प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, सो n बढ़ेगा। n बढ़ने पे फ्रिक्शन बढ़ता है, बिकॉज फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन। सो फ्रिक्शन बढ़ने पे गाड़ी सेफ रहेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। तो इन शॉर्ट, स्पीड बढ़ाने पे द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट द व्हीकल रिक्वायर्स हेयर विल इंक्रीज। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने पे n इंक्रीज होगा, क्योंकि n इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल। n बढ़ने पे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ना अच्छी बात है, यहाँ पे व्हीकल गिरेगा नहीं नीचे। सो मिनिमम स्पीड जो आपको कम से कम यहाँ पे रखनी चाहिए वो है रूट ऑफ rg बाय म्यू एस। सो आई होप वेल ऑफ डेथ इज क्लियर टू यू। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज इफ़ यू टेक वन स्टोन, लेट्स से ये एक स्टोन है, दिस इज स्टोन, इसको आपने स्ट्रिंग के साथ टाई किया, लेट्स से दिस इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ टाई करके आपने इसको एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमाया, ऐसे, ओके, ऐसे आपने घुमाया, ठीक है। लेट्स से
Yeah, let's say the center of this circular path is C, और imagine that ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है लाइक दिस. ओके, तो ऐसे आप घुमा रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ अ मोशन इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब ये स्टोन मूव करेगा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. लुक एट दिस पॉइंट. ओके, इस सर्कुलर पाथ की जो हाईएस्ट पॉइंट है, इट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ. ओके, इसको हाईएस्ट पॉइंट या टॉप पॉइंट भी कहते हैं. अब ये पॉइंट को देखिए, इट्स अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ. इसको लोएस्ट या बॉटम पॉइंट भी कहा जाता है. और फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये जो है जहाँ पे अभी स्टोन है, द स्टोन इज राइट नाउ इन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, सो इट्स को मिडिल पोजिशन कहते हैं. ओके, सो इट्स अ मिडिल पोजिशन. ऊपर वाली पोजिशन को टॉप या हाईएस्ट बोल सकते हैं, और नीचे वाली पोजीशन को लोएस्ट या बॉटम पोजीशन बोल सकते हैं. तो दीज आर द प्लेसेस अंडर विच द बॉडी मूव्स. ठीक है, अब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड थियरी में बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. इसमें आप इमेजिन करो, जब स्टोन हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा टुवर्ड्स लोएस्ट पॉइंट, मतलब स्टोन ऊपर से नीचे आएगा. तो आपने स्कूल लेवल में सुना है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, लेट्स से इट इज कमिंग दिस वे. So, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, यू माइट हैव हर्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और जब बॉडी लोएस्ट से वापस हाईएस्ट की तरफ जाएगी, व्हेन द स्टोन विल गो लाइक दिस, ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो रिवर्स ऑकर होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, जब ये स्टोन हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट की तरफ आता है, तो पोटेंशियल कन्वर्ट्स टू काइनेटिक. और जब ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाता है, काइनेटिक कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल. अब ये जो दोनों एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, इफ दे आर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर, ओके, लेट देम कन्वर्ट. अगर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, तो इससे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, दैट सम ऑफ बोथ ऑफ दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे हमें इस टॉपिक में हमें मेनली तीन चीज़ें फाइंड करनी है. वी नीड टू फाइंड द टोटल 3 थिंग्स इन दिस. ओके, पहला चीज़ है, हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कैलकुलेट करेंगे. वी विल कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग जब हाईएस्ट पॉइंट पे स्टोन है, और जब लोएस्ट पॉइंट पे है, और जब मिडिल पॉइंट पे है. विल फाइंड टेंशन एट वेरियस प्लेसेस. Then we want to find out the formula for velocity of this stone at different places. और हमें next find out करना है total energy, which is nothing but kinetic plus potential energy. Okay, so these 3 things we have to find. तो यहाँ पे मैंने introduction दे दिया vertical circular motion का. अब मैं derivation start कर रहा हूँ vertical circular motion की. So here is a diagram for it. Okay. Now let's start with the derivation. अब देखो, सबसे पहले ये डायग्राम आपके सामने है, टॉप मिडिल बॉटम पोजीशन, सी इज अ सेंटर, ये सब आपको पता है. अब इमेजिन दैट वी नीड टू फाइंड आउट नाउ द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. टेंशन फाइंड आउट करना है. पहली चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो. सपोज द स्टोन विच इज रिवॉल्विंग ऑन इन दिस पोजिशन, सपोज स्टोन वाइल रिवॉल्विंग, स्टोन अराइव्स एट दिस प्लेस. यहाँ पे स्टोन अराइव हुआ. ओके, ये है पॉइंट P, यहाँ पे स्टोन अराइव हुआ. ठीक है, इट्स एनी पॉइंट ऑन द पाथ. जब स्टोन P पॉइंट पर अराइव होता है, द स्ट्रिंग विल लुक लाइक, हाउ द स्ट्रिंग विल लुक, कैन यू इमेजिन, स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा. दिस विल बी स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग का जितना लेंथ है, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, अब हमें क्या करना है, लेट्स वी हैव टू शो ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस स्टोन. तो स्टोन पे सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg. ओके, देन स्ट्रिंग के अंदर देयर विल बी टेंशन. ओके, देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग. ये देखिए, टेंशन ऐसे एक्ट होगा, सी दिख रहा है. दीज आर द 2 फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दिस आई एम ड्राइंग अ वर्टिकल डायामीटर. सी दिस, इट्स अ वर्टिकल डायरेक्शन. Take this angle, let's say this angle I am calling as a theta. Okay, look at the theta angle. अब क्या करो, listen, now we will resolve this mg into the 2 components.
पहले आप mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे लाइक दिस, ठीक है. दिस इज द वे आई रिजॉल्व mg इनटू टू कंपोनेंट. अब यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन होगा, ये कंपोनेंट्स कैसे बनाए हमने mg के, हाउ टू रिमेंबर दिस कंपोनेंट्स. सी, एक रूल होता है जब भी आप सर्कुलर मोशन टॉपिक स्टडी करो, वेन एवर यू आर स्टडिंग इन द सर्कुलर मोशन, रिमेंबर कोई भी वेक्टर को आपको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है तो उसमें से एक कंपोनेंट होना चाहिए अलोंग द रेडियस और दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ओके, परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज एक्चुअली टेंजेंट. देखिए यहाँ पे मैं इस डायग्राम में समझा देता हूँ. सी दिस कंपोनेंट जो मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वाला, ये कंपोनेंट पता है मैंने कैसे बनाया. ये कंपोनेंट है अलोंग द रेडियस, ये देखिए ऐसे, इट्स अलोंग द रेडियस. और दूसरा कंपोनेंट है ये वाला, देखिए अब जिस पे मैंने अभी पॉइंट आउट किया, ये वाला, ये जो कंपोनेंट है ना, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस. सो रिमेंबर whenever you are having circular motion, you need to resolve any vector into two component, one component along the radius, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ओके, अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर आपने इस t को क्यों नहीं रिजॉल्व किया. t को भी कर सकते थे, t क्यों नहीं किया. t को इसलिए रिजॉल्व नहीं किया क्योंकि t ऑलरेडी अलोंग द रेडियस है. इट्स t इज रेडियली इनवर्ड, तो t क्योंकि ऑलरेडी अलोंग द रेडियस है उसको नहीं रिजॉल्व करना है, mg को हमने रिजॉल्व किया. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब देखिए थीटा एंगल आपको ध्यान से देखो, सेम थीटा एंगल यहाँ पे भी आएगा. ओके, नाउ सो इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी mg का cos थीटा एंड द अदर कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा. ठीक है, सो आई होप दिस रिजोल्यूशन इज क्लियर. नाउ ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं आपको पूछूं दैट which force is working as a centripetal force, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे T is working as a centripetal force. टेंशन, क्योंकि सर टेंशन तो सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो टेंशन इज वर्किंग लाइक ए सेंट्रीपिटल. बट आप ध्यान से देखो, T और mg cos थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या होता है, T माइनस mg cos थीटा इज अ नेट inward force. ध्यान से सुनिए, T minus mg cos theta is a net force towards the center. Only T is not the towards the center. Net force which is towards the center is T minus mg cos theta. So T minus mg cos theta will work as a centripetal force. Centripetal force बॉडी को कितना रिक्वायर्ड होता है, mv स्क्वायर बाय r. ठीक है, ये सब मैं P पॉइंट पे कर रहा हूँ, when body is at P पॉइंट. ये देखिए. ओके, सो सेंट्रिपेटल फोर्स इज T माइनस mg cos थीटा. अब आपको समझ में आ जाएगा हमने ये सब क्यों किया. पास द माइनस mg cos थीटा ऑन अदर साइड, यू विल गेट T इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा. ओके, इट्स अ जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. इसमें खाली एक चीज़ याद रखो, जो थीटा है ना, थीटा विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. क्या मतलब है इसका, आप डायग्राम देखिए, P पॉइंट पे जब स्टोन है, व्हेन इट इज एट P पॉइंट, तभी हमने थीटा दिख रहा है कि दैट थीटा इज अक्यूट एंगल. इमेजिन अगर स्टोन ऊपर पहुंच गया, लेट्स से स्टोन रीचेस हियर, तो यहाँ पे भी आप सेम वे से थीटा बनाओ, थीटा ऑब्ट्यूज आएगा, थीटा विल बी ऑब्ट्यूज. सिमिलरली जब ये स्टोन टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट दिस थीटा एंगल विल बिकम 180 डिग्री. थीटा इतना हो जाएगा. ओके, सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो थीटा 180 सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर लोएस्ट पॉइंट पे, लेट्स से जब ये स्टोन, लेट्स से जो सेम स्टोन जो है, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा, एट बॉटम पॉइंट पे रहेगा, तो दिस थीटा एंगल विल बी 0 डिग्री. ओके, सो एक चीज़ याद रखो, दैट थीटा यू नीड टू पुट 0 डिग्री इफ द स्टोन इज एट लोएस्ट पॉइंट. ओके, और जब स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे है तो थीटा 180 डिग्री आएगा. जब वो स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे है तो आपको थीटा 180 डालना पड़ेगा. ओके, और जिन स्टूडेंट को ये समझ रहा है तो थोड़ा बता सकते हो, जब ये स्टोन मिडिल पॉइंट पे होगा, जब व्हेन दिस स्टोन इज एट मिडिल पॉइंट, तब थीटा कितना वैल्यू रहेगा. हाँ, वो स्टूडेंट करेक्ट है जिनका आंसर 90 है. ठीक है, थीटा विल बी 90 डिग्री व्हेन द स्टोन इज एट मिडिल पॉइंट. तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए थीटा अलग अलग सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, गॉट इट.
दिस पॉइंट यू रिमेंबर अबाउट टेंशन. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके, टेंशन में अभी तुम्हें आगे बढ़ना है. टेंशन एक्चुअली वी गॉट नाउ. अब आगे बढ़ते हैं. टेंशन से ही हम लोग वेलोसिटी पे रीच करेंगे. द फॉर्मूला ऑफ टेंशन दैट वी प्रिपेयर राइट नाउ, दैट फॉर्मूला वाज mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा. ठीक है, अब इसमें काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द हाईएस्ट पॉइंट. हमें क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे लेट्स से पहले मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, सबको याद है हाईएस्ट पॉइंट के लिए थीटा कितना डालेंगे, 180 डिग्री. पुट दिस थीटा एज 180. कॉस ऑफ 180 इज -1. सबका वैल्यू आएगा mv स्क्वायर बाय r माइनस mg इक्वल्स टू t. इट्स अ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. ओके, ठीक है. So टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट यू कैन फाइंड बाय दिस वे. जिस तरीके से मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाला, उसी तरीके से लोएस्ट पे भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करना है आई होप समझ गया. अब मैं वेलोसिटी पे जा रहा हूँ. आई विल गो फॉर द वेलोसिटी नाउ. ओके, आई वांट टू फाइंड आउट नाउ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. ये नेक्स्ट हेडिंग है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. अब देखिए उसके लिए क्या है, जो ऊपर आपने इक्वेशन बनाया है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का, इसी को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, th प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये कौन से पॉइंट पे बात चल रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे. सो इसलिए मैं vh लिखूंगा, मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा है, आई एम नेमिंग इट एज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को थोड़ा समझ लेते हैं. इक्वेशन 1 हमें ये बता रही है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन और mg दोनों मिलके t प्लस mg टुगेदर विल वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इक्वेशन 1 का मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन और mg मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे. ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो. देखो हाईएस्ट पॉइंट पे व्हेन द स्टोन विल बी एट हाईएस्ट पॉइंट, mg विल बी लाइक दिस एंड ऑल्सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस. सो क्या दिख रहा है डायग्राम में, आप डायग्राम को ध्यान से देखो. क्या दिख रहा है, mg और t दोनों टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहे हैं. दैट्स व्हाई mg प्लस t टुगेदर वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल. इसका मतलब ये है. अब देखो यहाँ पे mg और t दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, अब सपोज हम क्या करेंगे, सपोज हम लोग इस स्टोन का स्पीड कम कर रहे हैं. सपोज स्पीड ऑफ द स्टोन वी आर डिक्रीजिंग, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे है और स्पीड हम कम करते जा रहे हैं. इट इज़ मूविंग स्लोली. जैसे जैसे आप स्टोन का स्पीड कम करोगे ना, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कम होता जाएगा. एज यू डिक्रीज द स्पीड, mv स्क्वायर बाय r विल डिक्रीज, क्योंकि v डिक्रीज होगा तो ओवरऑल टर्म भी डिक्रीज होगा. mv स्क्वायर बाय r डिक्रीजेस, मतलब बॉडी को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे वो डिक्रीज हो रहा है. तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से कम चाहिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, t एंड mg टुगेदर आर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल. दो फोर्सेस सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं. इसमें क्या होगा, टेंशन डिक्रीज होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए तो रिक्वायरमेंट ही कम है, तो उसके लिए टेंशन अपने आप को कम कर देगा, क्योंकि mg तो कम नहीं होगा, टेंशन कम होगा. और ऐसे करते करते क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पीड पे एट वन पर्टिकुलर लो स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पीड v पे, ठीक है, क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो हो जाएगा. हाईएस्ट पॉइंट पे ही टेंशन जीरो हो जाएगा. जिस पर्टिकुलर स्पीड पे टेंशन जीरो हो जाएगा उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे v min, मिनिमम स्पीड. ओके, ये मैं स्ट्रिक्टली हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ. थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना. मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट की बात चल रही है. जैसे जैसे आप स्पीड को कम करेंगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट द स्टोन रिक्वायर्स वो भी कम होता जाएगा, मतलब स्टोन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी. तो यहाँ पे टी और mg बोथ वर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल. दो फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल का काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो रहा है, रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो टेंशन अपने आप को कम करेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट कम है. mg विल नॉट डिक्रीज इट सेल्फ. ओके, तो टेंशन कम होता जाएगा. जिस पर्टिकुलर स्पीड पे टेंशन जीरो हो गया, उस पर्टिकुलर स्पीड को मैं बोल रहा हूँ v min. ठीक है, v min क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन नाउ. ओके, सो ये इक्वेशन हमने लिखी थी. ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे जहाँ पे टेंशन ज़ीरो हो जाएगा
क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए, उस स्पीड को बोलेंगे मिनिमम स्पीड। ऐसा क्यों है आप समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये वैल्यू डाल देते हैं। तो ये वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो आपको मिलेगा एम वी min स्क्वायर बाय आर इक्वल टी, जीरो डालो तो एम जी आएगा। ठीक है, अब इस फाइनल इक्वेशन का मतलब है कि इस इक्वेशन का फिजिकली मीनिंग है कि एम जी अलोन विल वर्क एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। एम जी अकेला आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम ही चाहिए। अब इसको मिनिमम स्पीड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने अब स्पीड को और कम किया, लेट्स से यू डिक्रीज द स्पीड फर्दर, तो क्या होगा, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कम हो जाएगा, मतलब और सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए बट mg कम नहीं होगा। तो क्या होगा, इस स्पीड से और स्पीड आपने कम किया ना, तो स्टोन नीचे गिरना चालू कर देगा। द स्टोन फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, सी अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने स्पीड ये मिनिमम स्पीड से भी कम कर दिया, सो क्या होगा, जो बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कम होगा, और जो अवेलेबल फोर्स है डाउनवर्ड mg वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स की वजह से स्टोन नीचे गिरना शुरू कर देगा। ओके, सो रिमेंबर, इस स्पीड से और स्पीड नीचे नहीं करनी चाहिए। ओके, यू शुड नॉट डिक्रीज द स्पीड मोर देन दिस, इसलिए वो v मिनिमम है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको v मिनिमम आ जाएगा, इट्स रूट ऑफ rg। सॉल्व दिस इक्वेशन विल गेट इट। सो ये क्या है, इट इज़ अ मिनिमम स्पीड दैट वी नीड टू मेंटेन एट हाईएस्ट पॉइंट। रिमेंबर, अगर इससे कम स्पीड लिया आपने, सो स्टोन नीचे गिर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट से। इससे ज़्यादा स्पीड किया, इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा स्पीड किया तो टेंशन और mg मिलके आपको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस स्पीड पे रखा, अगर इसी स्पीड पे स्टोन घूमेगा तो टेंशन विल बी ज़ीरो, mg विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पे ध्यान देना। ठीक है, अब मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वर्ड्स पे आप तो फोकस करेंगे तो ही समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, सो इट्स अ मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये तो मैंने आज ख़त्म किया। इन द नेक्स्ट सेशन मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 लूँगा, जिसमें मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ, टिल देन गुड बाय।